हेलो एवरीवन। आज हमारे एशिया बैच की स्टार्ट हो रही है आपके 17 जून से। और मेरा जो इसमें पहले स्टार्टिंग में जो लेक्चर मेरे जो रखे गए वो आपके इन्वायरमेंट के, चूँकि फॉरेस्ट्री भी मेरा ही सब्जेक्ट रहेगा आपके। और रेगुलरली जो है आज से जो एडमिशन ले चुके हैं बच्चे आपके अर्जुना के एशिया बैच में, उन्हें रेगुलरली अगर वो फर्स्ट सेकेंड दोनों पेपर में लिए एडमिशन तो उनको 4 आपके लेक्चर्स मिलेंगे। जो सेकेंड पेपर में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए आपके 3 लेक्चर्स की आपकी इनिशियली जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट रखे गए हैं वो है आपका फिजिक्स, आपका बायोलॉजी और आपका इन्वायरमेंट का। तो हम अपने इन्वायरमेंट के टॉपिक को जो आपके सेकेंड पेपर में रखा गया है इससे रिलेटेड आज, चूंकि देखिए अब ऑफलाइन क्लासेस रहती है तो हमारा एक परंपरा है जो अर्जुना क्लासेस में हमेशा हम बैच के पहले फर्स्ट डे में उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स रहेंगे जिनके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो अपने पार्ट सिलेबस के साथ साथ स्ट्रेटजी के साथ साथ प्रीवियस ईयर से जो कंपैरिजन जो आपके क्वेश्चन है कि कैसे कैसे क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट बदल रहा है, हमारे रणनीति में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए जो आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य रहेगी, इन सब बिंदुओं पे बात करते हैं। अब चूंकि ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रही है कोविड-19 के आपके उसमें, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी उसी परंपरा के अनुसार ही अपने बैचेस को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मेंस की जैसे सफलता में आपकी क्लासेस अभी मार्च से ही स्टार्ट हो गई थी, वैसे आपके एसीएफ के भी आपके चूंकि टारगेट बड़ा है, इसमें सब्जेक्ट के वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी से बढ़ेंगे। तो मैं अपने आज के इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट का जो आज पहला दिन है, हम जो सेकेंड पेपर में आपका रखा गया टॉपिक आपका इन्वायरमेंट, और चूंकि एक नंबर डिवाइडेशन देखेंगे तो 7 आपके अलग अलग पार्ट में बढ़ गया आपका सेकेंड पेपर। तो एक प्रोबेबल जो एक वेटेज देखेंगे नंबर्स का, तो इन्वायरमेंट के इस नए फॉर्मेट के अनुसार जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जुड़ गया है तो लगभग 20 से 22 के आपके क्वेश्चन बनेंगे मिनिमम। अगर मान के चलिए तो एक वेटेज अगर सभी पेपर का लेंगे तो आपका इससे आपके 20 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन ये इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है आपका जो एक नया जोड़ा गया सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री से भी जुड़ जाएगा, तो ये मान के चलिए आपके इन्वायरमेंट का एक वेटेज जो है आपका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो मेनली हम देखेंगे तो हमारे इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ जो आपका पार्ट रहेगा, इससे आपके 40 से 42 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन का एक वेटेज आपका बनेगा। इसलिए इन्वायरमेंट को समझना, क्योंकि इनिशियल जो भी चीजें रहेंगी आपकी जो आपके, चूंकि अब मैं सिलेबस बताऊंगा तो बताऊंगा आपको इन सब चीजों के बारे में, पूरा इनिशियल फाउंडेशन जो हम पढ़ेंगे आपके इस इन्वायरमेंट के टॉपिक में अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, जो आपको फॉरेस्ट्री में कैसे थोड़ा सा आपको सपोर्टिंग उसमें मिलेगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप फॉरेस्ट्री के भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं सिलेबस में अभी आपके पार्ट को डिवाइड करूंगा तो बताऊंगा कैसे एक टॉपिक आपकी फॉरेस्ट्री से भी डायरेक्ट कनेक्टिंग में जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां फॉरेस्ट्री में आने वाले क्वेश्चन और इस इन्वायरमेंट के टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन दोनों में बहुत ज्यादा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो चलिए पहले हम किन किन बिंदुओं को लेकर के अपने फर्स्ट क्लास में हम अपनी पूरी बात करेंगे। आज हमारी सिलेबस के बारे में चर्चाएं रहेंगी, ठीक। प्रीवियस ईयर जो हमारे टॉपिक जो रहे हैं आपके एग्जाम जो हुए हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो आपके, क्योंकि जो सिलेबस जो रखा गया आपके पहले का ये थोड़ा उसमें कोई भी आपके विशेष बदलाव की आपकी प्रक्रिया उसमें नहीं देखी गई है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टॉपिक आपकी इधर उधर हुए वो मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर कंपैरिजन, उसके बाद हम अपने इस सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू स्टडी आवर स्ट्रेटजी, हमारी रणनीति क्या रहेगी इस पेपर को लेकर के, ठीक है। और आपका जो एफर्ट रहेगा, योर एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि देखिए आप ऑनलाइन क्लास में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो आप अपना एक नियमित रूप से आप उससे जुड़ रहे हैं, तो ये क्या कारण है जो आप उस संस्थान से जुड़ करके पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। उस संस्थान से जुड़ने का आपका जो सबसे बड़ा ध्येय रहेगा, एक तो बहुत सारे आपके वेरिएशन में जो आपके टॉपिक्स इसमें सब्जेक्ट के रूप में जोड़े गए हैं, ठीक, समय कम है, सितंबर में एग्जाम है, तो संस्थान से जुड़ करके आप अगर तैयारी करेंगे तो एक जो सबसे बड़ा फायदा रहता है, एक मेंटल एनवायरनमेंट बनेगा आपका, एक निरंतरता बनेगी आपकी, एक कंटिन्यूटी बनेगी कि भाई आज आपके 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स आ रहे हैं तो इसके अनुसार मुझे अपने घर में क्या करना है, उसको पढ़ाई करना है। क्योंकि इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं एक ट्रस्ट उसको चाहिए, एक प्रेरित करने वाला आपका वातावरण चाहिए। जब आप डेली एक्टिविटी से जुड़ेंगे तो सेल्फ एफर्ट भी आपका घर में क्या होगा, जरूरी होगा। हम जो इतने बड़े टॉपिक्स या सिलेबस में से क्वेश्चन जनरेट कहां से होंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम प्रोफेशनलिज्म आपके इस पूरे पार्ट को कई सालों से देख रहे हैं, कई वेरियस एग्जाम होते हैं आपके अर्जुना से जुड़े हुए, जो आपके पब्लिकेशन आते हैं वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इतना तो अधिकार है हमारे कि एक प्रोफेशनलिज्म में हमको पता है कि कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना है, कहां से कैसे क्वेश्चन आपके जनरेट होंगे, ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आपका एक प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी अभी एडमिशन लेंगे 3-4 दिन के बाद आपका उसमें टेस्ट मॉड्यूल जुड़ जाएगा। डेली जो भी आपके लेक्चर्स होंगे उससे रिलेटेड जो आपके टीचर जो है क्लास में तो आपको बताएंगे ही कि ये टॉपिक से कैसे क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। वीकली टेस्ट की आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, पूरी व्यवस्था, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जा रहे हैं। और जितना भी आप बड़ी थ्योरिटिकल जो साइंस की आप पढ़ लेंगे, लेकिन वहां से जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं तो हम वहां पर फंस जाते हैं कि कॉन्सेप्ट में ये सबसे परफेक्ट आपका आंसर रहेगा कि बी रहेगा या सी रहेगा। और अब हमारे जो है 4 ऑप्शन आएंगे। पहले के जो 2 एसीएफ के एग्जाम हुए उसमें आपके ऑप्शनल जो आपके नंबर्स रहते थे 5 ऑप्शनल्स आते थे, अब जो रहेंगे आपके 4। और 4 ऑप्शनल्स में अगर आप देखेंगे एक प्रकार से थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत है, क्योंकि नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये जो शब्द आ जाता है इससे बहुत बड़े कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में आपकी बहुत बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अब एक परफेक्शन रहेगा उसमें, ठीक है। तो चलिए अब इन्हीं मुद्दों पे हम अपनी बात शुरू करते हैं अपने एनवायरनमेंट के टॉपिक को लेकर के। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो एसीएफ में एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट रखा गया है, इसके सिलेबस में क्या क्या महत्वपूर्ण आपके उस टॉपिक्स को जोड़ा गया है। इस एनवायरनमेंट के सिलेबस को मैं 2 पार्ट में बांटूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में देखेंगे बायोडायवर्सिटी, ये सबसे मेजर आपका जो रखा गया आपका सिलेबस जो पार्ट 1 में है आपके जैव विविधता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैव विविधता से अगर आप देखेंगे इसमें जो जुड़े हुए आपके उसमें अंदर इससे, अब जैव विविधता से यानी जैव विविधता के आपके कितने उसमें टॉपिक से जो आपको पढ़ना है। पहले बायोडायवर्सिटी का परिचय हो गया, उसका अर्थ, उसके मापन की विधि के अनुसार उसके स्वरूप या प्रकार जो हो गए आपके, इन सब के बारे में देखना रहेगा, ठीक। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता या उसकी प्रवणता, ग्रेडियंट, ठीक। महत्व हो गया, इंपॉर्टेंस क्या है आपके बायोडायवर्सिटी का, ठीक। उसके बाद देखेंगे जो हमारा इसमें बायोडायवर्सिटी से जो जुड़ा हुआ आपका अगला टॉपिक रहेगा, क्योंकि मानव जो है आपके अपने प्रकृति के संबंधों के आधार पे उसके अलग अलग संबंध रहे, लेकिन जब आपके प्रौद्योगिकी मानव यानी कि टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन के रूप में जब उसने प्रकृति पर विजय पाने के अपने या उसमें सुप्रीम कंट्रोल की जो आपकी अपनी एक स्थिति या फिर आपके स्टेज को उसने शुरू किया, तब आपके जैव विविधता में भी प्रत्यक्ष क्या हुई आपके इसका प्रभाव पड़ा। तो जैव विविधता को होने वाली जो क्षति या फिर आपके प्रभाव है मानव और पर्यावरण के संबंध के संदर्भ में देखना होगा। फिर हमारे भारत में
जैव विविधता। स्थिति क्या है? अभी 5 जून के पर्यावरण दिवस में आपके प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा कहा गया कि भारत जो है विश्व के 8% जैव विविधता को संरक्षित करने की आपकी क्षमता रखता है, या हमें जो एक पूरे वैश्विक रूप से आपके एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए देखेंगे तो जैव विविधता में से 8% जो है भारत उसका क्या कर सकता है, आपका संरक्षण कर सकता है। ठीक है, भारत में इसकी स्थिति देखेंगे। भारत के जैव भौगोलिक जो आपके वर्गीकरण किया गया है, बायोडायवर्सिटी को आपके भारत के जो आपके नेचुरल रीजन है, फिजियोलॉजिकल रीजन है, उनको बायो क्लाइमेटिक आधार पे आपके उनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, और भारत में इसके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे आपके सरकारी नीतियों के तहत हो, संसद में बनाए गए आपके अधिनियम के तहत, या पूरे वैश्विक स्तर पे बनाए गए मापदंडों के आधार पे हम भारत में क्या संरक्षण कर रहे हैं, तो इसको हम सामान्यतः इन साइटू कंजर्वेशन, सामान्यतः एक ऐसे संरक्षण की विधि जिसमें आपके जीव जंतु और पौधे जो आपके हैं वहां पर पर्यावरण में, उनको पर्यावरण के ही अनुरूप उनके प्रजाति आपके संवर्धन की जो आपकी विधि रहती है वो आपके इन साइटू कंजर्वेशन में। एक साइटू मानव के द्वारा आपके कृत्रिम बनाए गए वातावरण में आपके उनके संरक्षण की विधि हो गई। ठीक है, संरक्षण आपका जैव भौगोलिक वर्गीकरण, स्थिति और भारत में जैव विविधता, ये पहला आपका जो टॉपिक है ये पूरे जो है आपके पार्ट 1 में बायोडायवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं पार्ट 2 में, जो हमारे एनवायरनमेंट के सिलेबस में आप देखेंगे, जिसका हेडिंग ही अगर आप देखेंगे वो दिया गया आपका पर्यावरण प्रदूषण। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट के बारे में देखेंगे, प्रदूषक। सबसे पहले ही आपके मानव के जो प्रकृति में हस्तक्षेप के कारण जो पूरे आपके इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा जो प्रभाव पड़ा, उससे जो सेल्फ रेगुलेटिंग जो आपकी प्रकृति की जो आपकी स्थिति, उससे भी आगे बढ़ करके जो हमने पर्यावरण का दोहन कर दिया, उससे विभिन्न प्रकार के आपकी पर्यावरणीय समस्याएं जो प्रदूषण के रूप में है, उनमें उन प्रदूषणों को पूछा गया। इसमें 7 टाइप्स पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की बात की गई, जैसे वायु, जल, भूमि, समुद्री ओशियन पॉल्यूशन, तापी, नाभिकीय और ध्वनि प्रदूषण। ठीक, ये पहला आपका रखा गया इसमें टॉपिक है सेकेंड पार्ट में। फिर उसके बाद आपके जो रखा गया, अब इस पॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे, मानव के आपके इसमें जो नियंत्रण की भूमिका है जो प्रदूषण के लिए, उसमें खास तौर पे बायोमास से रिलेटेड जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज में जो हम आज के समय में देख रहे हैं, आपके जो आपके नगर पालिका स्तर पे या फिर आपके जितने भी लोकल गवर्नेंस है, उसमें जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो आपका प्रयास किया जा रहा है, यानी इस प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानवीय प्रयास या भूमिका के रूप में। ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। फिर उसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक जोड़ा गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। नेशनल डिजास्टर को लेकर के आपका बनाया गया एक छोटा सा टॉपिक है आपदा प्रबंधन का। ठीक, उसके बाद फिर आपका लास्ट इसमें जो टॉपिक जोड़ा गया है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें आपके पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को इसमें शामिल, विशेष रूप से शामिल किया गया है। ये हमारे एनवायरनमेंट का आपका सिलेबस है, जिसको मैंने 2 पार्ट में बांट करके बताया, पार्ट 1 पार्ट 2। और आप पिछले जो आपके एग्जाम हो चुके हैं एशिया के 2016-17,
आप वेटेज देख लीजिए, इन दोनों पार्ट से आपका समान रखा गया, क्योंकि पहले के जो एसीएफ के एग्जाम रहे लगभग आपके 30 क्वेश्चन आपके बनते थे। उन 30 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 2016-17 में, तो दोनों ही आपके पार्ट से इक्वल वेटेज रखते हुए आपके, लेकिन एक वेटेज ज्यादा भारी रहा, वो रहा आपका बायोडायवर्सिटी का। ठीक, अगर यहां से आपके लगभग ये मान के चलिए यहां से आपके 16-17 क्वेश्चन आए हैं, तो आपके 12-13 क्वेश्चन का आपका जो पार्ट रहा वो कहां से रहा, आपके एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रहा। और इस बार जो है पार्ट 1 जो एनवायरमेंट का जो आपका जो टॉपिक है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके फॉरेस्ट्री में भी आपके इसको क्या किया गया, आपका शामिल किया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट्री में अगर आप देखेंगे जो बायोडायवर्सिटी या पर्यावरण को जोड़ा गया है, इससे इसका वेटेज क्या हो जाता है, आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम पार्ट 1 को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट्री में भी हमारे लिए क्या रहेगा, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप जब इस बायोडायवर्सिटी को समझेंगे तभी आप फॉरेस्ट्री में सिल्वीकल्चर यानी कि वन संवर्धन की प्रणाली को समझेंगे, क्योंकि मैंग्रोव जैसे आपका एक विशेष हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, ये सब जैव विविधता के पार्ट में आएंगे। भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण में हम इन सभी पूरे भारत के आपकी स्थिति को देखेंगे, और उन्हीं के आपके संवर्धन के लिए जो सिल्वीकल्चर की प्रणाली जो रहती है वैज्ञानिक रूप से आपके वानिकी में, इनके बारे में हमें जानना रहेगा। और एनवायरमेंट में देखेंगे तो वेटेज हमारा पहले पार्ट का तो रहेगा ही, सेकेंड पार्ट को इसके साथ में लेकर के पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमें जो देखना है प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन। पिछले साल जो आपके 2016-17 को ही मैं इसमें आपके वेटेज के रूप में रखूंगा कि जो एसीएफ के एग्जाम हुए उससे एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन आए हैं आपके, वो किस स्तर के आपके क्वेश्चन बने थे। ठीक है, इनको 2-3 टॉपिक में मैं बांट करके बताऊंगा। अब जो संभावना बनेगी हमारे 2020 में जो आपका एसीएफ का जो अभी नया सेशन जो आपका लाया गया, जो वैकेंसी आई है, उसमें प्रोबेबली कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक बात ये मान के चलिए, जो एनवायरमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट सेकेंड पेपर दोनों में अगर आप देखेंगे कुछ आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके स्कोर को बैलेंस करेंगे। ठीक है, आपका जो एक मेरिट में जो एक नंबर बनाने में अगर अर्निंग में देखेंगे, जो एक बोनस सब्जेक्ट रखे गए हैं, जैसे आपके फर्स्ट पेपर का आपका जीएस का हो गया पार्ट, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज के रखे गए हैं। ठीक है, जो पीएससी मेंस दिए हुए हैं, वो लैंग्वेज इन सब अच्छे टॉपिक्स को बहुत बेहतर से कर सकते हैं। और सेकेंड उनके लिए अगर आप देखेंगे आपका एनवायरमेंट रहेगा। ठीक है, इन टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे आपके बोनस सब्जेक्ट हैं, यहां से आने वाले क्वेश्चन जो रहेंगे मिडल आपके एक लेंथ में रहेंगे, कुछ आपके तथ्यात्मक भी प्रश्न रहेंगे और अवधारणात्मक प्रश्न भी रहेंगे। यहां से आने वाले प्रश्न को आपको बनाना ही है, यही आपके मेरिट में नंबर के लिए बहुत ज्यादा आपके सपोर्टिंग सब्जेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, और इनको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा कोई बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आपका प्योरिटी वाले जो आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, उस कॉन्सेप्ट में धारा प्रवाह अगर आप बढ़ते जाएंगे तो कितने भी आपके मुश्किल या फिर आपके हाईली कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन आएंगे, आप उसको इजिली बना सकते हैं। लेकिन 16-17 में अगर आप देखेंगे, इसमें आपको मैं एक वेरिएशन बताऊंगा कि कैसे आपके अलग अलग टॉपिक से इसके आने वाले क्वेश्चन जो है आपके वो अलग अलग स्वरूप में बदले गए। ठीक है, अब 2020 में जो बन सकती है प्रोबेबिलिटी आपकी, उसको भी लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन भी निकाले हैं आपके कंपैरिजन को लेकर के 2016-17 में जो हमारे एसीएफ के एग्जाम हुए थे। चलिए पहले हम मानव संसाधन से देखते हैं, जो आपके सिलेबस में पार्ट सेकंड में रखा गया था। ठीक है, मानव संसाधन से 2016 में आपके प्रश्न कैसे बने इसमें, और 2017 में मानव संसाधन 2016 और 2017 कुछ मेन जो क्वेश्चन है उसी को हम लेकर के यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे भारत में नेशनल फैमिली, पहला क्वेश्चन जो रहा आपका 2016 में, इसमें मैं रखूंगा भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम
कब प्रारंभ हुआ? ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसमें आपको भारत में प्रारंभ किए गए आपके पारिवारिक जो आपके एक वेलफेयर प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी 1951 में, उसके बारे में आपको एग्जैक्ट आपको डाटा पता होना चाहिए। ठीक, स्वरूप देखेंगे ये तथ्यात्मक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके 2016 में देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो सामान्यतः हर वर्ष हमारे 11 जुलाई, और विश्व जनसंख्या दिवस पे ही पूरी वैश्विक जनसंख्या का एक डाटा जो आपके यूनियन के द्वारा आपके क्या किया जाता है, इसको जारी किया जाता है। तो 2016 में अगर आप देखेंगे मानव संसाधन से जो आने वाले प्रश्न का स्वरूप था वो क्या था आपका? तथ्यात्मक। ये आपका प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ये जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो घोषित किया गया आपका पॉपुलेशन डे कब है? ठीक, यहाँ पर आपके इसका स्वरूप क्या हुआ? तथ्यात्मक। अब देखते हैं 2017 में, पहला इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन, जनसंख्या संबंधी, रिलेटेड टू पॉपुलेशन मैटर, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, साक्षरता, ठीक, से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन में लगे हुए व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके पेशेवर रूप से जनसंख्या यानी ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़े हुए आपके बर्थ रेट, आपके डेथ रेट और आपके साक्षरता, लिटरेसी, लिंगानुपात, इन सब का अगर वो अध्ययन कर रहा है वैज्ञानिक रूप से, तो उसे आप किस विशेष वर्ग में आप रखेंगे? ठीक है, जैसे इसका आंसर होगा आपका भूजननांकिकी, डेमोग्राफर जिसको कहा जाता है। ठीक, ये भी एक तथ्यात्मक ही आपका स्वरूप रहा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, एक जनसंख्या विखंडन, एक जनसंख्या विखंड में प्रजनन शक्ति पृथकत्व को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन। ठीक, ये एक अगर आप देखेंगे ये कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन है जो डेमोग्राफी के आपके स्पेशली जनसंख्या से जुड़े हुए आपकी जनसंख्या और प्रजनन के मध्य आपके संबंध को लेकर के पढ़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं सिंपैट्री। सिंपैट्री 2020 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि यहां से बनने वाले प्रश्न का जो एक सामान्यता स्वरूप रहेगा वो आपके तथ्यात्मक स्वरूप में ही आपका आएगा। ठीक है, यानी तथ्य और अवधारणा के जुड़े हुए आपके उसमें, जैसे जनसंख्या लाभांश क्या, अवधारणात्मक रूप से पूछेगा तो जनसंख्या लाभांश पूछ सकता है। तथ्यात्मक पूछेगा भारत में जनसंख्यात्मक आधार पे जो वर्ग रखे गए युवा वर्ग उनका कितना प्रतिशत है, तो एक बैलेंसिंग इसका क्या हो जाएगा आपके 2020 में इसका आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, और इस पार्ट में अगर आप देखेंगे अगर आप में एक सही रणनीति नहीं है तो अधिकांशतः जो है पूरे भारत का आपका लिटरेसी रेट और पूरे भारत में आपके राज्यों के उसके मध्य कन्वर्जन में ही क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। यही बहुत बड़ा अंतर होता है एक सही दिशा रणनीति में आपके पढ़ने और अव्यवस्थित और विस्तारित आपके इंसाइक्लोपीडिया को लेकर के पढ़ने में। वही चीज हम अर्जुना में अपने सब्जेक्ट में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एक दूसरा मैं उठा रहा हूं जो बायोडायवर्सिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैव विविधता से जुड़े हुए कैसे प्रश्न आए थे आपके। ठीक है, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड आपके प्रश्न। ठीक, 2016 में और 2017 में। अगर मैं ये कहूं कि 2016 में देखिए
मैं आपको उसमें सिलेबस में ही बताया था, हम अपने जैव विविधता के समानता उस कॉन्सेप्ट के अर्थ को लेकर के, उसके परिचय, वैश्विक स्तर पे आपकी जैव विविधता की आपकी शुरुआत कैसे हुई, एक सब्जेक्टिव के रूप में उसका मापन हम कैसे करते हैं, पूरे विश्व की आपके जलवायु पेटी के आधार पे हमारी जैव विविधता की प्रवणता यानी ग्रेडियंट सबसे ज्यादा कहां पर, ये उसका एक पूरा बेस जो रहेगा इसको हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके उससे मानव के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप के कारण जो आपकी क्षतियां उनको देखेंगे, भारत में आपकी जैव विविधता की स्थिति। तो 2016 में अगर मैं कहूं तो सामान्यतः बायोडायवर्सिटी के सामान्य परिचय और अवधारणा को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे। इसको भी चलिए मैं अब बांट दे रहा हूं, आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। ठीक, 17 में अगर आप देखेंगे तो भारत के संदर्भ में आपके बायोडायवर्सिटी का जो पार्ट है, भारत के संदर्भ में इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे। जो बायोडायवर्सिटी का आपका दूसरा उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे 2017 में देखेंगे संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम या एक्ट कब पारित हुआ? ठीक, 2002 में इसका जो आंसर है। ठीक है, दूसरा पूछा गया भारत का बृहद जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? जो जैव भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे भारत में आपके 10 किए गए प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पे, उसमें पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र ऑप्शन में हिमालय, गंगा का मैदान, आपका दक्कन का पठार हो गया, इन सबको अर्ध शुष्क क्षेत्र इनको शामिल किया गया था, जिसमें डेक्कन का पठार ही आपका प्रोमिनेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गए। तीसरे देखेंगे भारत का पहला जैव विविधता संरक्षण स्थल, भारत का पहला या प्रथम जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र। फिर आया था आपका अगला क्वेश्चन फ्लोरा एंड फोना प्लस आदिवासी जीन पूल को बनाए रखने के लिए प्रथम बायोस्फीयर। ये भारत के संदर्भ में ही आपके जैव विविधता से जुड़े हुए आपके प्रश्न को सबसे ज्यादा क्या किया गया था, 2017 में पूछा गया था। 2016 में देखेंगे तो जैव विविधता के सामान्य परिचय और अवधारणा को लेकर के, जैसे हम जैव विविधता के जो मापन के आधार पर उसके प्रकार होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपका, कुल भौगोलिक क्षेत्र में आवास की विविधता, हैबिटेट डायवर्सिटी, कुल भौगोलिक क्षेत्र में आवास की विविधता को क्या कहते हैं? उसमें अल्फा, बीटा, गामा ऑप्शन में दिया गया था, जिसमें आपका गामा उसका आंसर होगा। ठीक है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्ली अपने एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी बस क्वेश्चन देखिए कहां से आया था। पूरे विश्व में आपके जलवायु के आधार पे जो आपके सबसे ज्यादा जो ग्रेडियंट माना जाता है, ऐसा माना जाता है आपका जो निर्धारण किया जाता है आपके द लाइन ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो मकर रेखा आपकी, जिसको हम विश्व के ट्रॉपिकल टेम्परेचर जोन में रखते हैं। विश्व की सर्वाधिक अगर बायोडायवर्सिटी अगर आप देखेंगे, आपको 0 डिग्री से ऊपर आपके कर्क रेखा और आपके मकर रेखा के मध्य ही सर्वाधिक मिलेगी। जैसे ही हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता की जो आपकी प्रवणता होती है, उसकी समृद्धि इनरिचमेंट जो होती है वो क्या होती है आपकी
घटती है। लेकिन ध्रुवों से जैसे ही आप अगर अपने इस बेल्ट में 0 डिग्री इक्वेटर या फिर आपकी मकर रेखा में आएंगे, आपकी उस जैव विविधता की समृद्धता, इनरिचमेंट और संवर्धन का अगर आप देखेंगे, उसका प्रतिशत क्या होता है आपका बढ़ता जाता है। क्योंकि सामान्यतः आपके उष्ण जलवायु क्षेत्र में ही देखेंगे तो आपके जलवायु के आपके आधार पे वर्षा, इन सब जितने भी आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, ये अपने आदर्श स्थिति में होते हैं। इसलिए सबसे सुयोग्य जो माना जाता है आपके प्रवणता, ये आपके इस ट्रॉपिकल जोन में ही माना गया है। हम ध्रुवों में जाएंगे, उच्च आपके निम्न ताप के कारण आपके यहाँ पर उन फ्लोरा एंड फोना यानी कि वनस्पतियों और जीवों को लेकर के उनके जीवन के लिए आपके अनुकूल दशाएं वहां पर नहीं रहती। इस ग्रेडियंट को ही लेकर के आपका क्वेश्चन पूछा था कि जैव विविधता में क्या सत्य है, यह अक्षांश के साथ परिवर्तित होती है, ये ऊंचाई के साथ परिवर्तित होती है, और एक ऑप्शन बनाया था अक्षांश व ऊंचाई दोनों के साथ इसमें परिवर्तन आता है। ठीक, अक्षांश में आपको बताया जो आपका ट्रॉपिकल जोन का है, और जैसे ही आप भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो आपकी जैव विविधता की प्रवणता में क्या आएगा, आपका परिवर्तन आएगा। तो ये इससे जुड़ा हुआ आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता स्तर, जैव विविधता स्तर के संदर्भ में पूछा गया था। इसमें क्या आपके या जैव विविधता स्तर से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। और चूंकि पता है आपको जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, जो विभिन्नताएं हैं आपकी, जो वेरिएशन है आपकी डायवर्सिटी में, उसमें आपके फ्लोरा एंड फोना यानी कि आपके वनस्पति और जंतु, साथ ही साथ उनके हैबिटेट जो आपका इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इन तीन चीजों को विशेष रूप से आपके इसके स्तर में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि अंडमान निकोबार को आप एक ले लीजिए, आपका जो एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, वहां पर मिलने वाले विशेष रूप से जो आपके जो जीव होंगे और वहां पर जंतु और वनस्पतियां होंगी, वो एक विशेषता उसकी क्या होगी, आपके जैव विविधता का आपका एक लेवल उसका आपका निर्धारण करती है। और इन तीन चीजों के आधार पे उसके जैव विविधता का निर्धारण होता है, यानी कि आनुवांशिकता, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीन इसमें ऑप्शन में शामिल थे। चौथा इसमें दिया गया था आपकी पादप प्रजाति की वितान परिवर्तनशीलता, बहुत शुद्ध हिंदी में है ये, पादप प्रजाति की वितान परिवर्तनशीलता। कैनोपी वेरिएबिलिटी, जब आप फॉरेस्ट्री में देखेंगे तो उसमें वनों के आपके मापन की वैज्ञानिक एक विधि होती है, जिसमें आपके कैनोपी को आधार लेकर के उनके सघन वन और आपके उनकी सघनता का, डेंसिटी का निर्धारण किया जाता है। और सघनता यानी कि आपकी कैनोपी वेरिएबिलिटी को हम जैव विविधता स्तर में शामिल नहीं करते। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अब इसमें दो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका 2016 में भारत के जैव विविधता से पूछा गया था, भारत के ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पे स्वीकार किए जाने वाले आपके हॉट स्पॉट। अब इन जैव विविधता में भी स्थानिक स्तर पे जब आनुवांशिक और आपके प्रजाति दृष्टि से कुछ विशिष्ट जीवों की आपकी विशेष उपस्थिति होती है, तो उसे जैव विविधता का गर्म स्तर या हॉट स्पॉट कहा जाता है, जो नॉर्मन मायर्स की आपकी एक अवधारणा है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हम देखेंगे पूरी पृथ्वी में जो आपकी विविधताएं पाई जा रही है आपके एनवायरमेंट को लेकर के, आपके बायोडायवर्सिटी को भी लेकर के, स्थानिक स्तर पे अगर आप देखेंगे फ्लोरा एंड फोना पे एक विशिष्ट उनकी क्या होती है, आपकी विभिन्नता होती है, उसको उन्होंने गर्म स्थल या हॉट स्पॉट घोषित किया। भारत के अगर आप देखेंगे वेस्टर्न वैली यानी कि आपका पश्चिमी घाट इसमें शामिल किया गया है। भारत का सबसे समृद्ध जो आपका बायोडायवर्सिटी का क्षेत्र भी माना जाता है, जिसमें आपके साइलेंट वैली और
केरल से लेकर के जो महाराष्ट्र के ऊपर तक के जो आपके घाट से लगे हुए क्षेत्र हैं, ये सबसे बड़े इकोसिस्टम में आपके गर्म या हॉट स्पॉट है। और दूसरा रखा गया आपका पूर्वी हिमालय, ये पूछा गया। ठीक, इन साइटू कंजर्वेशन में आपके नेशनल पार्क को लेकर के आपका एक सिंह के गेंडे का संरक्षण भारत में कहां पर किया जा रहा है? ठीक, जिसमें आपका काजीरंगा आपका शामिल होता है। ठीक है, ये आपके 2016 के आए हुए प्रश्न है। 2016 का अगर स्वरूप देखेंगे, आपके जो एनवायरनमेंट से पूछा गया, आपके जैव विविधता में अगर आप देखेंगे तो 2016 में जैव विविधता की सामान्य परिचय अवधारणा को सबसे ज्यादा आपका वेटेज दिया गया। लेकिन 17 में अगर आप देखेंगे तो भारत के संदर्भ में जैव विविधता के आपके एफर्ट को ज्यादा स्वीकार किया गया। और 2020 में मैं आपको बता दूं, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे उसका जो आपका टर्म विशेष रूप से जो झुकाव रहेगा वो आपके इस भारत के संदर्भ में ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास एक फॉरेस्ट्री भी सब्जेक्ट आ गया जिसमें आपके पर्यावरण जैव विविधता का है। तो ये जो पार्ट है सर्वाधिक आपके फॉरेस्ट्री से जुड़ा होने के कारण भारत के संदर्भ में आपको ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने कंपैरिजन बताया कि आपके इस एनवायरनमेंट के सिलेबस के अनुसार जो आपके दिए गए टॉपिक है, आपके कैसे वेरिएशन में आपके आएंगे क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से मान के चलिए इस अगर हम पैटर्न को देखेंगे जो आपके सिलेबस के बाद हमने देखा है, अब इसके अनुसार हमें कैसे पढ़ना चाहिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताकि हम अपने 2020 में आने वाले इस एशिया के एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सके। ठीक है, अब हाउ टू स्टडी के बारे में बात करते हैं जो हमारे पढ़ने के आपके तरीके पे निर्भर करेगा। ठीक है, 3 चीज होना जरूरी है आपकी, रिलेवेंट यानी कि वो संबंधित हो, दूसरा आपका प्रैक्टिस यानी कि क्या होना चाहिए आपका अभ्यास का, उसमें क्या होना चाहिए, एक स्वरूप उसमें शामिल होना चाहिए। अब तीसरा है आपका बैलेंसिंग यानी कि संतुलन। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब आप एनवायरनमेंट को रिलेवेंट करेंगे तो कहां से करेंगे? पहला, करंट से आपको बहुत ज्यादा क्या करना है, रिलेवेंट करना है, क्योंकि मैं बताया कि 2020 में संभवतः भारत के संदर्भ में आपका पूछ सकता है। और भारत के संदर्भ में पूछेगा तो आपके, अगर मैं अभी की उसमें एनवायरनमेंट में कह दूंगा तो जो रेड डाटा बुक की जो प्रवर्ती सूचियां है यह आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो आपके पूरे वैश्विक स्तर पे जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें IUCN का आपके द्वारा बनाई जाने वाली आपकी रेड डाटा बुक, जिसमें आपके विलुप्त होती हुई प्रजातियों, उनको बहुत ग्रेडिंग में अलग अलग उसमें रखा जाता है आपके कई सालों के आधार पे, जो आपके विलुप्त होती है आपकी जो आपकी प्रजातियां उनको हम कैसे संरक्षित कर ले, तो पहले हमें उनकी पहचान होनी क्या है, जरूरी है। तो करंट से आपको रिलेवेंट क्या करना है, बहुत जरूरी है। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एनवायरनमेंट को लेकर के जो आपके नए वैश्विक समझौते और संधियों के अनुसार जो प्रयास कर दिए गए उन सभी को हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेवेंट करना है। ठीक है, दूसरा रिलेवेंट रहेगा आपकी इसका फॉरेस्ट्री से। अगर ये फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो मैं आपको रिलेवेंट करके आपको वहां पर इस चीज को क्या करूंगा, पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और ये 2 चीजें जो है आपकी उसमें क्या होनी चाहिए, रिलेवेंट के संदर्भ में आपकी जुड़नी चाहिए, यानी कि करंट हो गया आपका और फॉरेस्ट्री से जो जुड़े हुए टॉपिक है इसको हम क्या करें, उससे जोड़ करके पढ़े। ठीक, तीसरा है आप दूसरे चीज को जो आपको ध्यान रखना है वो है मस्ट है प्रैक्टिस करना। ठीक, जो आपके इसी क्लासेस में जैसे ही हम अपने किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको डेली आपको क्वेश्चन वहां से बनने वाले बताऊंगा। उसके बाद हमारे वीकली जो टेस्ट होंगे उस चैप्टर से आपके वहां पर क्या मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जब हम कोई भी चीज अवधारणा पढ़ते हैं और उस अवधारणा को आप समझे कि नहीं समझे, ये कैसे पता चलेगा, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत जरूरी है। आपके जितने भी वनडे एग्जाम प्रीलिम्स में खास तौर पे लेकर के जो बच्चों में आखिरी समय में एक भय सताता है, उनमें स्वयं में विश्वास नहीं रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उस विश्वास को जगाने के लिए आपको निरंतर शुरुआती ही दौर से डेली आपके 100-200 क्वेश्चन से आपको अपना अभ्यास का क्या करना है, सत्र शुरू करना रहेगा। ठीक है, तो इस
चीज को आपको शामिल करना अपने नियमित अध्ययन में। तीसरा है बैलेंस होना बहुत जरूरी है, संतुलन बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर में ऐसे जो भी आपके सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा मैं हर एक में क्या हूं, महारथी हूं। ये मान के चलिए जितने भी स्टेट सिविल सर्विस के आपके एग्जाम जो होते हैं उनमें सामान्यज्ञ जो होता है सबसे ज्यादा सफल होता है। विशेषज्ञों की यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा उनमें बैलेंस कभी नहीं बना पाते। वो इतनी ज्यादा विशेषज्ञता में आगे बढ़े जाते हैं, उनकी पूरी जो आपकी टेबल रहेगी बुकों से भरी रहेगी, जाओगे भी रूम में तो उनका चेहरा नहीं दिखेगा, ऐसा करके देखना पड़ेगा। आपको ऐसी विशेषज्ञता नहीं रखनी है, आपको संतुलन रखना है। आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार जो आपका पहले एकेडमिक रहा, अगर साइंस बैकग्राउंड में रहे हैं और साइंस बैकग्राउंड के रहते हुए आपको केवल लिटरली उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा बल्कि आपका बहुत अच्छा अटैचमेंट रहा आपके उन सब्जेक्ट से, तो उनमें तो आपको प्रदर्शन करना ही करना है। लेकिन जो आपके नए टॉपिक्स हैं, जो नए सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट से आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो आप कम से कम, क्योंकि बहुत अच्छा आपका एक ये सब्जेक्ट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं, तो लगभग ये मान के चलिए आपके 17 से 18 के बीच में आपके क्वेश्चन बनने ही चाहिए। 2-3 में एक मानव त्रुटि में मान सकते हैं कि आपके वहां पर गलती होने की संभावना रहेगी, लेकिन गिरी से गिरी हालत में आप 15 से नीचे आप इस सब्जेक्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अधिकांश जो एग्जाम में बैठेंगे वो सभी जो है आपके इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे, जो समझदार होंगे अपनी रणनीति में। ठीक है, अब मैं ऐसे बहुत सारे बैलेंसिंग सब्जेक्ट रहेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट में इतनी गहराई में ना जाए कि आप डूब जाए, उथले तरीके से आप देखिए ट्रेंड क्या है, सिलेबस से, और आपके क्वेश्चन आने वालों के पैटर्न उसमें कैसे बदलने, ये हमारा एक हमें जो जानना क्या है आपका जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट जो हमारे उससे जुड़ी हुई थी, हाउ टू स्टडी। अब हमारी रणनीति क्या रहेगी, जो आपके अर्जुना क्लास में एडमिशन लेंगे उनके लिए हमने क्या अपना एक रणनीतिक अप्रोच रखा है और हमारे प्रयास के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पूरे सब्जेक्ट सेकंड पेपर को लेकर के आपके हाईली विशेषज्ञ नहीं, पेशेवर जो आपके उस सब्जेक्ट में आपके उस कॉन्सेप्ट या फिर आपके पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनका एकेडमिक और रिलेवेंट अगर आप देखेंगे जो आपके जुड़े हुए हैं, वो सभी जो आपके विशेषज्ञ यानी लेक्चर्स रहेंगे जो आपके, वो आकर के अपने निर्धारित टॉपिक्स, अब इन टॉपिक्स का भी हमने पहले ही अपने एशिया के एग्जाम के आने के बाद हमने पूरा निर्धारण कर लिया था। हर टीचर जो है अपने सब्जेक्ट को लेकर के उन कोर एरिया को आपके निर्धारित कर चुका है जहां से ज्यादा आपके प्रश्न बनेंगे और जिन्हें जानना आपको जरूरी है। हमने एक वेटेज बना लिया है कि क्योंकि देखिए सितंबर में एग्जाम है, हमारे पास समय कम है, 90 दिनों की आपकी एक बहुत शॉर्ट लिमिट में हमें बहुत स्मार्ट वर्क के माध्यम से आपके पूरे सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। हम अपने निर्धारित टॉपिक्स में जिसमें हेवी वेटेज है आपके क्वेश्चन का आने का, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता में रखेंगे। ऐसे सूचनात्मक तथ्य से जुड़े हुए आपके टॉपिक जो आपकी समानता, अगर हम आपको पीडीएफ दे दें आप उसको याद कर लेंगे, तो आपके इन टॉपिक्स को हम ट्रांसफर करेंगे आपके बकायदा पीडीएफ के माध्यम से जिसमें आपके जुड़े हुए, अब जैसे एक कोरिलेशन अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए भारत में कैसे सरकारी प्रयास किए, इसका रिदम तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो सूचनाएं रहेंगी आपको पीडीएफ के माध्यम से क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। तो हेवी वेटेज के जो आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उनको हम अपने लेक्चर्स में पहले प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक, निरंतरता रहेगी। सेकंड जो हमारा सबसे बड़ा एफर्ट है वो है आपके लेक्चर्स में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनाए रखना। चूंकि हम ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, और एक दिन में 4 लेक्चर जो है आपके ऐप में अपलोड होना, जो दोनों ही आपके पेपर को लेकर के एडमिशन लेंगे, एक अपने आप में बहुत बड़ा टेक्निकल या फिर आईटी चैलेंज होता है। ठीक, हमने इतना स्पेसिफिक अपना एक टेक्निकल विंग बना लिया है कि
कि आपके इन 4 लेक्चर्स भी समानता जियो जो आपको 1.5 GB दे रहा है, थोड़ा सा आपको डाटा और रखना पड़ेगा, लेकिन आपके निर्धारित जो सेकेंड पेपर के रहेंगे आपके 1.25 घंटे 1 घंटे के लेक्चर्स में आपके इतना रिजोल्यूशन जो आपके डाटा का हम कम करके देंगे, जिसमें वीडियो क्वालिटी और आपकी जो ऑडियो क्वालिटी सबसे बेस्ट रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपका 4K में ही आप उसको देख रहे हैं। और पूरे लेक्चर्स जो रहेंगे आपके डेली आपका जो निर्धारित शेड्यूल रहेगा उसमें आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे सब्जेक्ट रहेंगे आपके सेकंड पेपर के, वो फिजिक्स हैं आपके, जो विनय सर ले रहे हैं, आपके विनय पाठक सर। आपके बायो के जो है आपके स्निग्धा मैडम आपकी ले रही हैं, उनके लेक्चर्स रहेंगे, और मेरे एनवायरमेंट के रहेंगे। ये एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है आपके उसके लिए, क्योंकि 90 दिन में हमको क्या करना, कोर्स पूरा करना। और जून लास्ट तक में ये मान के चलिए आपके 35 जो सबसे बड़े कोर एरिया है उन्हीं को लेकर के हमने अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट किया। बैलेंसिंग मानसिक वातावरण को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 2 ऐसे सब्जेक्ट जो आपके वेटेज रखते हैं, थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उनको रखें, और एक साथ में उसके क्या रखें, आपके बोनस वाले सब्जेक्ट को रखें। ये हमारी पहली रणनीति बन चुकी है कि हम अपने पूरे कोर्स को कैसे उसमें डील करेंगे। ठीक, तो सेकंड जो रहेगी आपके लेक्चर्स की कंटिन्यूटी रहेगी। अब हम आपको पूरे 4 वीडियो दे देंगे। अब आप उसको सोते समय देखेंगे, दोपहर को खाना खाने के बाद देखेंगे, या किस समय देखेंगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, आपके ऐप में अवेलेबल रहेंगे, ना केवल उसी दिन के लिए बल्कि जब तक आपके 90 दिन का आपका ड्यूरेशन है तब तक वो वीडियो आपके पास क्या रहेंगे, आपके सेव रहेंगे। जब आज मान लीजिए, क्योंकि हम मशीनी है, मानव है, बहुत सारे आपके प्रभाव हमको प्रभावित कर सकते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां रहती है, तो अगर आप एक समय के बाद अगर आप आज नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरे दिन आप उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा जो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी जो हमने अपने रणनीति में रखा है वो है आपका अभ्यास। 2 तरीके से आपके अभ्यास रहेंगे डेली लेक्चर्स के बाद उस टॉपिक से जो बनने वाले आपके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन क्वेश्चनों का, प्रश्नों का जो स्वरूप रहेगा आपका, उन्हें हम अपने लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार ही आपको बना करके बताएंगे। उसमें बहुत सारे जो आपके तथ्यात्मक जो आपके बन सकते हैं प्रश्न, साथ ही अवधारणात्मक भी बन रहे, तो उसके 2-3 डायमेंशन में कैसे अवधारणात्मक प्रश्न बन सकते हैं, जैसे बायोडायवर्सिटी के अर्थ परिचय, उसके मापन के प्रकार या उनके निर्धारण को लेकर के सबसे ज्यादा आपके अवधारणात्मक प्रश्न बनेंगे, तो उनको मैं 5-6 क्वेश्चन एक आपके उससे लेकर के बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे अभ्यास रहेंगे, डेली लेक्चर्स के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके बकायदा है उसमें, और वीकली जो रहेगा उसी ऐप में आपके ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट का मॉड्यूल बनाया गया टूल से, वहां पर आपके डेली वीकली आपके संडे को क्या होंगे, टेस्ट होंगे, और मंडे से सैटरडे तक जो तीनों सब्जेक्ट के आपके पूरे टॉपिक कवर होंगे, उसी के रिलेटेड आपके लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएंगे, वहां पर अवेलेबल रहेंगे। और अभी आपके एसीएफ को लेकर के हर साल जो आपके एसीएफ का जब भी एग्जाम आया, हमारे प्रैक्टिस सेट को भी लेकर के आपके एक पब्लिकेशन अर्जुना पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया जाता है जो बुक, वो भी आपको बहुत जल्दी आपके 25 जून तक मिल जाएंगे। जो एडमिशन लेंगे पार्सल के माध्यम से उनको आपके बकायदा घर पहुंच सेवा उसकी रहेगी। और एक बहुत बढ़िया, ना केवल आप डेली उसमें करेंगे बल्कि आप वीकली आप अपने मोबाइल ऐप में भी करेंगे, और आपके पास एक प्रैक्टिस बुक भी रहेगी जिसमें बहुत अच्छे ऑथेंटिक क्वेश्चनों को रखा गया है। तो 3 प्रकार से आप क्या करेंगे, अपना अभ्यास करेंगे। चौथा है समय निर्धारण, किस महीने में किस सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स रहेंगे आपके बकायदा आपको ये बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 90 दिन का समय है और सेकंड पेपर के 7 टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है। शुरुआती ही दौर पे आपको हम 3 सब्जेक्ट के आपके देना, सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स है आपको ऑनलाइन मिलना आपका प्रारंभ हो जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का लिमिटेशन रहेगा। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे उसके, जैसे ही आप फिजिक्स, बायोलॉजी और आपके एनवायरनमेंट देखेंगे, तो आपके एडमिशन के बाद 1-2 दिन आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट जो है आपके लगभग कितने लेक्चर्स रहेंगे और ये कब तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है।
इससे हमारी भी व्यवस्था आपकी व्यवस्थित रूप से चलेगी और आपके दिमाग में भी रहेगा कि कब तक आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, ताकि हम समय से पहले पूरे 7 पेपर के आपके जो 7 सब्जेक्ट हैं आपके सेकंड पेपर में उसको क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो आज के लिए हमारे लिए इतना जानना, जो इन्वायरमेंट के माध्यम से मैंने एक पूरा सिनेरियो ही आपको बता दिया। चूंकि एज ए डायरेक्टर मुझे इस चीजों को डील करना बहुत ज्यादा जरूरी मानता हूं मैं इन चीजों को, इसलिए मैं आपसे इतना संवाद किया हूं। अब कल से हम जो है अपने इन्वायरमेंट का पहला जो आपका टॉपिक रखा गया बायोडायवर्सिटी, इसको लेकर के अपनी क्लास को शुरू करेंगे। वैसे भी अभी जो हम 5 जून 2020 को आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाए हैं, इसका थीम भी क्या रखा गया था आपका, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, हमने अपने पर्यावरण के आपके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपके 1972 में आपका सम्मेलन किया था, पर्यावरण सम्मेलन, उस सम्मेलन में आपका ये निर्धारण किया गया कि लोगों में भी जागरूकता करने के लिए हम दिवस का क्या करें, निर्धारण करें। फिर 5 जून 1974 में आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहले आपके पर्यावरण दिवस को मनाया गया था। तब से ये परंपरा चल रही है और इस बार जो आपके 5 जून को जो आपका रखा गया, आपका एक जो थीम था वो था आपका बायोडायवर्सिटी। और हमारे भारत में अगर आप देखेंगे विश्व के 10% जो पूरा फॉरेस्ट का एरिया आता है, उसके तहत आपके प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हम 8% आपके बायोडायवर्सिटी को संरक्षण देने के आपके कगार में, एक बहुत बड़ा, क्योंकि भारत को अगर आप देखेंगे इसका जो इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट और आपकी जलवायु की विविधता के आधार पर इनकी जो डायवर्सिटी बढ़ जाती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतने रखते हैं।